हेलो बच्चों, मैं उमेश प्रताप आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डेली लर्निंग डोज पर। आज हम बात करेंगे क्लास 11 के चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट में, क्योंकि पिछले कुछ लेक्चर से हमने इस टॉपिक के बारे में ही बात कर रहे हैं। आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा, डायमेंशन एनालिसिस। और डायमेंशन एनालिसिस में हमने लास्ट डे डेरिवेशन ऑफ फार्मूला ड्राइव के कुछ क्वेश्चंस करे थे। आइए आज उसी के आगे बात करते हैं बेटा। यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया है, इफ स्पीड v एक्सीलरेशन है एंड फोर्स f कंसीडर एज फंडामेंटल यूनिट। हाँ बेटा, फोर्स f कंसीडर एज फंडामेंटल यूनिट्स, द डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस विल बी। यानी हमें बेटा यंग मॉडुलस का फॉर्मूला इनके फॉर्म में निकालना है। किसके किसके फॉर्म में? वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड फोर्स के फॉर्म में। आइए एक हम ट्राई करते हैं। पहले हमें सबका क्या होना चाहिए बेटा, पता होना चाहिए डायमेंशन। चलिए, डायमेंशन ऑफ स्पीड। डायमेंशन ऑफ स्पीड क्या होती है बेटा? डायमेंशन ऑफ स्पीड होती है LT-1। डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन कितना होता है? अच्छा, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन होता है LT-2। डायमेंशन ऑफ फोर्स, बेटा डायमेंशन ऑफ फोर्स होता है हमारे पास MLT-2। अब इतनी चीज़ें आप पढ़ते हो बेटा। अब आती है डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस। डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस, ये आपने पहली बार सुना है बेटा, बहुत सारे बच्चों ने पहली बार ही सुना होगा। आप इसको इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में सुनेंगे। और इसका डायमेंशन होता है बेटा ML-1T-2 स्ट्रेस बाई स्ट्रेन बेटा। और वहाँ पे हम इसके डायमेंशन के बारे में सीखेंगे। यहाँ हमने ये डायमेंशन लिख लिया। हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है क्या बेटा? यंग मॉडुलस को हम y से दिखाते हैं। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v की पावर a की बेटा यहाँ पे अब देखिए हम अलग टर्म्स मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे a हमारे पास एक्सेलरेशन है ना, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं p क्यू बेटा, p a की पावर q f की पावर r। ये हमने नाम दे दिया बेटा इनके फंक्शंस में। अब यहाँ पे बेटा हम जानते हैं कि जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कि कांस्टेंट आता है। हमने ये कांस्टेंट लिख लिया, v p a की पावर q f की पावर r। अब बेटा एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं हम इनके बेटा अब डायमेंशंस लिखते हैं। क्या करते हैं बेटा? नेक्स्ट वर्क डायमेंशन। सर डायमेंशन लिखते हैं। डायमेंशन का मतलब यंग मॉडुलस का डायमेंशन क्या होता है? ML-1T-2। आइए बेटा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होगा। LT-1 की पावर p क्यों, LT-2 की होल पावर क्यों, f ML-T-2 की होल पावर r। बेटा इनको सॉल्व करेंगे एक्सपोनेंट पावर्स के लॉ को। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? L की पावर p t की पावर -p, L की पावर q t की पावर -2q, m की पावर r L की पावर r t की पावर -2r। ओके बेटा, आइए हम एक साथ में इनको लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा यंग मॉडुलस का? ML-1T-2 यह है बेटा इक्वल टू हमारे पास जो भी टर्म्स थे यहाँ L पे देखिए बेटा, L की पावर P प्लस Q प्लस R, सॉरी L की पावर कह रहा हूँ, पहले M की पावर लिखेंगे तो M की पावर R आएगा बेटा, M की पावर R। अब L की पावर बेटा, सर L की पावर P प्लस Q प्लस R प्लस R। T की पावर, अब T की पावर देखा जाए बेटा, T की पावर कितना आएगा? -P -2Q -2R, -P -2Q -2R। इतना गया बेटा। अब हम कंपेयर करेंगे तो R की वैल्यू हमारे लिए यहाँ पे 1 आ जाएगी बेटा। आगे बेटा
सर पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू -1। यहाँ आर की वैल्यू 1 रख देंगे तो पी प्लस क्यू प्लस 1 इक्वल टू -1, पी प्लस क्यू इक्वल टू -1 तो पी प्लस क्यू इक्वल टू क्या आएगा बेटा -2। यहाँ पे हमने पी प्लस क्यू निकाल लिया, यहाँ पे आर की वैल्यू निकाल ली। अब हम यहाँ पे बेटा देखते हैं -p -2q -2r इक्वल टू -2। बेटा यहाँ पे r की वैल्यू रख देते हैं हम, तो -p -2q -2 इंटू आर इक्वल टू -2, -p -2q साइड जाएगा बेटा, ये प्लस हो जाएगा, +2 प्लस प्लस कट गया, तो -p -2q इक्वल टू 0। बेटा अब इसके साथ हम ये ऐड कर देते हैं, इसको जैसे ही हम ऐड करेंगे बेटा -2, हम यहाँ पे ऐड करते हैं, ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, -q इक्वल टू -2, माइनस से माइनस हट गया, तो q इक्वल टू 2। बेटा q की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, तो q की वैल्यू 2 आ गई तो q की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं बेटा। जैसे यहाँ पे q की वैल्यू रखेंगे तो p प्लस 2 इक्वल टू -2, तो p इक्वल टू -2 तो p इक्वल टू -4। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बना था बेटा क्या सर y इक्वल टू y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v की पावर p a की पावर q f की पावर r। तो फॉर्मूले को यहीं पे बेटा p की वैल्यू कितनी निकाली हमने सर p की वैल्यू -4, q की वैल्यू 2 निकाली है और r की वैल्यू 1 निकाली है। ये हमने एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया बेटा, यानी यंग मॉडुलस का फॉर्मूला किसके टर्म्स में वेलोसिटी एक्सीलरेशन एंड फोर्स के टर्म्स में, और यहाँ पे वही ये बात की गई थी। ओके आइए नेक्स्ट की ओर चलते हैं बेटा, आइए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या दिया है बेटा, नेक्स्ट हमें दिया है इफ फोर्स F, लेंथ L and time t are taken as the fundamental quantities, force F, length L and time t are taken as the fundamental quantities, then what will be the dimension of density। तो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी निकालना है बेटा, यानी हमें डायमेंशन ऑफ डेंसिटी के टर्म्स में ये फाइंड करना है। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी बेटा डेंसिटी को हम किससे दिखाते हैं डी से, और रो से निकाल सकते हैं। तो रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर सी, ए बी सी। ओके बेटा, अब डायमेंशन, अब प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आता है, एफ की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर सी। बेटा आप चाहो तो कैपिटल लेटर से दिखाओ, मैं तो छोटे स्मॉल लेटर से दिखा रहा हूँ। ओके बेटा, आप चाहो तो कैपिटल लेटर से भी दिखा सकते हैं, अगर जिसको अच्छा ना लगे तो कैपिटल लेटर से भी दिखा सकता है बेटा। देखिए डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है बेटा सर ml-3, फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2। बेटा आपको इतना तो याद ही हो गया होगा, l का डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन l ही होगा और टाइम का डायमेंशन t होगा। ओके बेटा, अब हम अंदर इनके एक्सपोनेंट वाली पहले प्रॉपर्टीज लगाएंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पावर का सब में, m की पावर a, l की पावर a, t की पावर -2a, फिर बेटा l की पावर b और t की पावर c। अब इनको हम क्या कह सकते हैं बेटा, m की पावर l, l की पावर a प्लस b, t की पावर -2a प्लस c। ये हमारा t की पावर हो गया, किससे कंपेयर बेटा ml-3, ml-3 इक्वल टू बेटा यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, आप कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी सर, a की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी, a की वैल्यू 1 आ गई, a प्लस b की वैल्यू कितनी आएगी बेटा सर -3, a की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 रख दी, 1 प्लस b इक्वल टू -3, तो b की वैल्यू -3 - 1, b की वैल्यू -4, कितनी आ गई बेटा b की वैल्यू -4, b की वैल्यू -4 आ गई बेटा। अब यहाँ से कंपेयर करिए तो यहाँ पे t टर्म्स नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, मान सकते हैं यहाँ पे t टर्म्स है बेटा, पर एक्चुअल में उसकी वैल्यू कितनी है 0 है, वो t के टर्म्स यानी t डायमेंशन में उसकी वैल्यू 0 है, तो -2a प्लस c इक्वल टू 0।
यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है बेटा 1, 1 प्लस सी इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू +2, सी की वैल्यू +2 हो गई। ये हमारे पास आ गया इतना बेटा। तो हम यहाँ पे हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं वैल्यूज़ को। सर रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f की पावर 1, l की पावर 4 और t की पावर 2। ये हमारा रिलेशन बन जाएगा बेटा। ओके, आइए बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? द स्पीड ऑफ लाइट c, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g and Planck constant k are taken as fundamental unit in system. The dimension of time in this new system should be। तो इस न्यू सिस्टम यानी टाइम, हमें एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जो इनके साथ टाइम के अकॉर्डिंग इनके साथ बने। जैसे भी हमने यंग मॉडुलस को एज अ टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब के टर्म्स में निकाला था बेटा। यहाँ पे देखिए यंग मॉडुलस को हमने इनके टर्म्स में, या डेंसिटी को यहाँ पे हमने फोर्स, लेंथ और टाइम के टर्म्स में निकाला है। ऐसे यहाँ पे बोला गया है बेटा स्पीड ऑफ लाइट gravitational constant and Planck constant h are taken as fundamental unit in the system। उनको फंडामेंटल यूनिट और सिस्टम मान के टाइम के रिस्पेक्ट में इनमें न्यू निकालना है बेटा। टाइम के रिस्पेक्ट में इनको टाइम को रिस्पेक्ट में मान के इनको और इन टाइम को इनके टर्म्स में सॉल्व करना है जैसे अभी तक आ रहे थे। तो हमें पहले फाइंड करना है बेटा डायमेंशन। चलिए हम बात करते हैं डायमेंशन ऑफ सी क्या है बेटा? लाइट की वेलोसिटी है, तो डायमेंशन ऑफ स्पीड ही लिखते हैं बेटा हम। क्या? डायमेंशन ऑफ स्पीड। स्पीड का डायमेंशन क्या होता है बेटा हमारे पास? सर LT-1। क्या बेटा? अब बात करते हैं सर डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट और डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। तो देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी के लिए हमें फॉर्मूला पता होता है F इक्वल टू जी टाइम्स, क्लास 9 में पढ़ा था, m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ जी के लिए क्या बन जाता है बेटा? सर F r स्क्वायर बाई m1 m2। चलिए जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा बेटा? सर F का होता है MLT-2, r का हो जाएगा l स्क्वायर, m तो 2m स्क्वायर यहाँ पे यानी m स्क्वायर हो जाएगा। तो g का जो डायमेंशन हो जाएगा बेटा, डायमेंशन ऑफ g हो जाएगा m-1 L3T-2। यहाँ पे g का डायमेंशन हो गया। अब बात करते हैं प्लैंक कांस्टेंट की। किसकी बात करते हैं बेटा? प्लैंक कांस्टेंट की। आइए आगे बात कर लेते हैं हम प्लैंक कांस्टेंट की। तो प्लैंक कांस्टेंट में हम बात करते हैं बेटा प्लैंक कांस्टेंट होता कितना है। तो आपको फॉर्मूला याद यहाँ पे कर लेना चाहिए बेटा, एनर्जी। आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे एनर्जी यहाँ पे। तो अब डायमेंशन एनर्जी इक्वल टू एच न्यू यानी क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी। ये क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी है। अब हमें पता होना चाहिए बेटा एनर्जी का डायमेंशन। तो एनर्जी का डायमेंशन जो होता है वो होता है ML2T-2। सर H हमें चाहिए, H इज अ प्लैंक कांस्टेंट, और फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन होता है वो T-1 होता है। क्या होता है बेटा? T-1। तो यहाँ से हम H का डायमेंशन निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा? सर ML2T-2 डिवाइडेड बाई T-1। ये ऊपर जाएगा बेटा, ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? T-1। ये H का डायमेंशन हो गया। क्या बेटा? हमने सारे डायमेंशन फाइंड कर लिए। इस बार हमें टाइम को इनके टाइम को जो हमें टाइम लिखना है, टाइम को इनके टर्म्स में लिखना है। तो हम ये कह सकते हैं बेटा T जो टाइम है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C की पावर A, G की पावर B, H की पावर D। ये हमने कर दिया बेटा, इतना कर दिया। तो अब डायमेंशन लिखते जाइए। सर T इक्वल टू C का LT-1
बेटा यहाँ पे मैंने कांस्टेंट को रिप्लेस नहीं किया। अब समझ आइए कि यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट ड्रॉबैक होता है, उसकी हम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। ये हमने कई बार आपको बता दिया है। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको कई बार बताया, तो हर बार ये सारी चीज़ें एक बार बताना और बार बार वही रिपीट करना, तो इतना तो अंडरस्टैंड हो गया कि वहाँ पे कांस्टेंट होगा, उस कांस्टेंट की वैल्यू हम नहीं डिटरमाइन कर सकते। और ये हमारा ड्रॉबैक ऑफ क्या है बेटा, ये ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशन एनालिसिस है। जी का डायमेंशन हमने कितना बताया बेटा सर, m-1 l की पावर 3 t की पावर -2 पावर b, और h इज अ प्लैंक कांस्टेंट m l स्क्वायर t-1 की पावर c। बेटा अब सबको हम नोट करेंगे, क्या आएगा बेटा, यहाँ एक पावर a है बेटा, और बेटा यहाँ पे c नहीं है, सॉरी c नहीं, यहाँ पे d टर्म्स है, क्या है d। तो क्या लिख देंगे बेटा d के बाद सर, t इक्वल टू l की पावर a t की पावर -a। ओके बेटा, क्योंकि यहाँ पे बेटा c की पावर a था तो यहाँ पे आएगा m की पावर -b, l की पावर 3b, t की पावर -2b, और क्या आएगा बेटा m की पावर d, l की पावर 2d, t की पावर -d। ये बन गया बेटा। अब हम इनको एक जगह अच्छे से अरेंज करके लिखते हैं यहाँ पे सर, t की पावर, देखो पूरा हम डायमेंशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं बेटा, m की पावर 0, l की पावर 0, t इक्वल टू क्या आएगा बेटा, इक्वल टू देखिए l की पावर a, सॉरी पहले m लिखेंगे बेटा, m की पावर b और m की पावर d, तो m की पावर -b है, m की पावर d, तो आएगा बेटा m की पावर -b प्लस d l। अब l आएगा तो l क्या आएगा सर, l की पावर a, l की पावर 3b, l की पावर 2b, l की पावर a प्लस l की पावर 3b प्लस l की पावर 2d। बेटा हमारे पास ये आ गया। अब t की पावर -a, t की पावर -2b, t की पावर -d, तो t की पावर -a -2b -d। बेटा यहीं पे है ना, देखिए इतनी चीज़ें आ गई। अब हम कंपेयर करेंगे और अपनी वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो m की पावर क्या दी थी, -b प्लस d इक्वल टू 0, a प्लस 3d प्लस 2d, 3b प्लस 2d इक्वल टू 0, लास्ट में -a -2d -d इक्वल टू 1। ये दिया बेटा। अब इनको हम सॉल्व करेंगे और फाइंड करेंगे वैल्यूज। बेटा यहाँ से अगर मैं d इक्वल टू फाइंड करूँ तो क्या आएगा, b आएगा, d इक्वल टू b, तो मैं यहाँ पे d इक्वल टू b रख देता हूँ बेटा, a प्लस 3b प्लस 2b इक्वल टू 0 आएगा a प्लस 5d। हो गया बेटा, a प्लस 5d इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखते हैं बेटा, हम क्या करते हैं, a माइनस, सॉरी यहाँ पे d कर दिया बेटा, एक्चुअली यहाँ पे b होगा, सॉरी यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा बेटा, b होगा, इट्स b। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे हमारे पास सर, 2b माइनस b इक्वल टू 1। हम इसको सॉल्व करेंगे, -a -3b, और बेटा यहाँ पे एक छोटी सी गलती, सॉरी यहाँ पे मैंने इसको रिप्लेस किया है बेटा, क्या d को मैंने b से रिप्लेस किया है, क्या किया बेटा, d को मैंने b से रिप्लेस किया है, तब मैंने यहाँ पे 5b लिखा था। ओके, ऐसे यहाँ पे ये इक्वल टू 1। अब मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ, तो -a -3b इक्वल टू 1, ये a से a एलिमिनेट हो जाएगा, 2b इक्वल टू 1, कितना है बेटा, 2b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू 1/2, एक इक्वेशन ये बन गई, b इक्वल टू 1/2। तो बेटा b की वैल्यू 1 आई है, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, d की वैल्यू भी 1/2 हो जाएगी, a की वैल्यू। अब हमें चाहिए किसकी बेटा, a की वैल्यू। इस इक्वेशन में हम यहाँ पे b की वैल्यू रखकर a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, -3 × 1/2 इक्वल टू 1, -a उधर जाएगा बेटा 1 + 3/2, तो -a इक्वल टू 5/2। बेटा एलसीएम लेकर इसको ऐड करेंगे
2 आएगा एलसीएम में, 2 + 3 यानी 5/2 ये आ गया। ए की जो वैल्यू हो जाएगी बेटा -5/2। अब हम बात करते हैं कि हमें लिखना क्या है। सर टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी की पावर ए। ए की वैल्यू कितनी है बेटा -5/2 इंटू जी की पावर बी। सर जी की पावर बी की वैल्यू कितनी है 1/2। एच की पावर डी उसकी वैल्यू कितनी है 1/2। तो ये मेरा क्या हो गया बेटा सॉल्यूशन हो गया। डी को हम इस टर्म्स में लिख सकते हैं। बेटा आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे या आपके नॉर्मली जो 20 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं या ऐसे में कोई भी क्वेश्चन इस तरह के हम दे सकते हैं, जिससे कि बेटा आपका चेक हो जाएगा कि आप यहाँ पे क्या है बेटा, ये इसमें आपकी डायमेंशन एनालिसिस में हम किसी भी टर्म्स को, ऐसा नहीं कोई भी टर्म्स को किसी के साथ रिलेशन में ला पा रहे हैं, हम उसको एज अ फॉर्मूले के फॉर्म में बना पा रहे हैं। पर ये फिक्स ये अलाउ नहीं है कि वो नेचर में वो फॉर्मूला एग्जिस्ट करता हो, बट ये मैथमेटिकली एग्जिस्ट कर रहा है, डायमेंशनली एग्जिस्ट कर रहा है। नहीं, डायमेंशनली हम किसी भी क्वांटिटीज को दूसरे क्वांटिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं। बस यहाँ पे यही चीज़ हमें बताई जा रही है, डायमेंशन इतनी मदद हमें इसमें काम करने में करता है बेटा। अब हमारे पास यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन है बेटा। हाँ, ये क्वेश्चन है, देखिए इसमें भी हमें बस वही बात बोली जाएगी बेटा, किसी एक टर्म्स को किसी और भी टर्म्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। यहाँ पे हम यही सीख रहे हैं, किसी एक टर्म्स को दूसरे टर्म्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। यहाँ बोला गया बेटा मोमेंटम P, एरिया A एंड टाइम T आर टेकन टू बी द फंडामेंटल क्वांटिटीज। इनको हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज ले लिया। देन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी, एनर्जी को मुझे इनके डायमेंशनल फार्मूले के फॉर्म में लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पे E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P की पावर A की पावर B, T की पावर C। इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है बेटा। तो हमें एनर्जी का डायमेंशन पता है। एनर्जी का डायमेंशन कितना होता है बेटा सर mL² T-2 इक्वल टू मोमेंटम का फॉर्मूला आपको बता दें, मोमेंटम इक्वल टू था 4 मास इंटू वेलोसिटी। मास का mL/T-1 कितना है बेटा mL/T-1, तो मोमेंटम हो गया mL/T-1, ये हो गया। अब बात एरिया, बेटा एरिया को लिखते हैं L² L की पावर B टाइम T की पावर C। तो क्या जाएगा बेटा सर m की पावर A, L की पावर A, T की पावर -A। L के लिए बेटा L की पावर L की पावर 2B और यहाँ पे आएगा T की पावर C। बेटा इनको टर्म्स में हम लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर mL² T-2। हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा सर m की पावर A, L की पावर A + 2B, सर T की पावर -A + C। हम इन टर्म्स में इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ रिप्रेजेंट लाइक दिस, हमने इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। ओके, जब हमने इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया बेटा, अब आगे देखते हैं, हम कंपेयर करते हैं बेटा। क्या करते हैं कंपेयर। जैसे हम कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1। सर ए की वैल्यू 1 आ गई। A + 2B इक्वल टू कितना आ जाएगा A + 2B इक्वल टू 2। ए की वैल्यू 1 रख देते हैं। 1 + 2B इक्वल टू 2। 2B इक्वल टू बेटा 2 - 1, 2B इक्वल टू कितना जाएगा 1, B इक्वल टू 1/2। यहाँ से B की वैल्यू फाइंड कर लिया बेटा। अब यहाँ पे देखिए बेटा -A + C इक्वल टू -2। बेटा A की वैल्यू कितनी रख सकते हैं 1 + C इक्वल टू -2, तो C की वैल्यू हो जाएगी बेटा -2 + 1, C की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास बेटा -1। इतना आ गया बेटा। अब हम कह सकते हैं सर मैंने एनर्जी को लिखा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P की पावर A की पावर B और T की पावर C। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दे रहे हैं। A की वैल्यू आई है 1, B की वैल्यू आई है 1/2, C की वैल्यू आई है -1। तो E को हम लिख सकते हैं बेटा P
√a/t। ओके बेटा, इस फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यह सबसे अच्छा फॉर्म है बेटा, इसको इसी फॉर्म में रहने देते हैं, हम इसको इसी फॉर्म में रहने देते हैं t⁻⁻1। और ये फॉर्म हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है बेटा। अच्छा, इस फॉर्म में रहने दो, या हाँ इसी फॉर्म में रहने देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है मैथमेटिकली, वहाँ पे ये ज़्यादा टर्म सही दिख रहा है, क्योंकि हमें डायमेंशन के फॉर्म में उसको स्टैंडर्ड के फॉर्म में लिखना था बेटा। ओके, ये आ गया हमारे पास। अब हम लोग बेटा बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में करेक्टनेस ऑफ फार्मूला, यानी हम डायमेंशनली ये चेक कर सकते हैं ये फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं है। ओके बेटा, तो यहाँ से फिर मैं बोल रहा हूँ, हम डायमेंशनली ये चेक कर सकते हैं कि फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं है। वो फॉर्मूला करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है, तो हो सकता है वो नेचर में एग्जिस्ट करे, और अगर वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो कन्फर्म वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। डायमेंशनली करेक्ट है तो हम ये कह सकते हैं ये नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, ये नेचर का लॉ है। बट अगर वो इनकरेक्ट है तो क्लियरली कह सकते हैं कि डायमेंशन नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, यानी ये रूल नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम जो भी अभी तक डायमेंशन के फॉर्म में फॉर्मूला बना रहे हैं, किसी को भी किसी के टर्म्स में बना देना, ये तो बस बेटा ये डायमेंशन की एक खूबसूरती है, यानी डायमेंशन एक पावरफुल टूल की तरह हम उसका यूज़ कर रहे हैं, पर ये करेक्ट नहीं है कि वो इक्वेशन नेचर में एग्जिस्ट कर पाए। ओके, तो यहाँ पे हम वही बात कर रहे हैं कि अब जो भी इक्वेशंस हमारी लिखी गई हैं वो करेक्ट है कि नहीं है, हम वही बातें यहाँ पे करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर बेटा हमें ये फाइंड करना है कि वो नेचर में करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, तो हम ये कहेंगे बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता क्या है, इसी बात को लेकर देखेंगे। तो बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। अगर LHS का डायमेंशन RHS के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा तो वो डायमेंशनली करेक्ट होगा, नहीं तो डायमेंशनली करेक्ट नहीं होगा। तो आइए अब देखते हैं बेटा पहला इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या बेटा? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। ये फॉर्मूला सही है कि गलत है? तो हम पहले देखेंगे बेटा कि हमारे पास LHS का डायमेंशन क्या है। LHS का मतलब पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारे पास? जो वर्क का होता है वो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? mL² T-2 हो गया बेटा। अब हम डायमेंशन ऑफ RHS देखेंगे। अगर RHS का डायमेंशन देखना तो mgh। चलिए बेटा mgh, m क्या है बेटा? m का डायमेंशन क्या होता है? कैपिटल M। g का LT-2। g क्या होती है? g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h क्या होता है बेटा? हाइट यानी लेंथ l। अब इनको हम फॉर्म करेंगे, क्या आएगा? mL² T-2। ये सही है, तो हम कह सकते हैं DHS इक्वल टू RHS DRHS, यानी ये क्या बेटा? करेक्ट है, ये हमारा इक्वेशन करेक्ट है। ओके बेटा, तो हम यहाँ पे ये बात कह सकते हैं कि कोई फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं है। ओके, तो हम यहाँ से एक बात ये लिख सकते हैं बेटा, फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं। तो पहली बात बेटा, अगर हम ये कह दें कि डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, तो यहाँ पे क्या कहेंगे बेटा? ये डायमेंशन हमारा करेक्ट है। क्या है? डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली क्या है बेटा? करेक्ट है। और सेकंड बेटा, सेकंड ये है
कि अगर डी एल एच एस डज नॉट इक्वल टू डी आर एच एस, ये इसके बराबर नहीं है, तो ये कहेंगे बेटा इनकरेक्ट है। क्या बेटा? इनकरेक्ट है। तो करेक्ट और इनकरेक्ट में डिफरेंस आ गया बेटा कि करेक्ट क्या है और इनकरेक्ट क्या है। अगर वो इक्वल नहीं है तो इनकरेक्ट है, और इक्वल है तो करेक्ट है बेटा। अब इसी के बेसिस पे हम आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन बेटा काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ पे देखते रहेंगे बेटा हमें क्या क्या करना। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर। तो बेटा अब हम यहाँ पे देखेंगे डायमेंशन ऑफ एल एच एस। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी कुछ भी हो, उनका डायमेंशन क्या होता है बेटा? एम एल की पावर 2 टी की पावर -2। अब हमको देखना है डायमेंशन ऑफ आर एच एस। 1/2 इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट का डायमेंशन होता नहीं है। मास का, मास का डायमेंशन क्या होगा बेटा हमारे पास? मास का डायमेंशन m। वेलोसिटी का क्या होता है? एल टी -1 का होल स्क्वायर। क्या आएगा बेटा? सर m एल स्क्वायर टी -2। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि डी एच एस डायमेंशन ऑफ एल एच एस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर एच एस। अगर दोनों के डायमेंशन सेम है बेटा तो ये फॉर्मूला करेक्ट है। आइए देखते बेटा। हमारे पास एक क्वेश्चन है बेटा बी, वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव इक्वल टू स्क्वायर रूट पी बाई रो। पी यहाँ पे प्रेशर है बेटा, प्रेशर, और रो क्या है बेटा? डेंसिटी। अब ये देखना है कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है बेटा। आइए देखते हैं। पहले हम डायमेंशन ऑफ एल एच एस देखते हैं। एल एच एस में क्या है? वेलोसिटी। बेटा वेलोसिटी टर्म आई है तो एल टी -1। क्या आएगा? एल टी -1। अब प्रेशर, बेटा जिसको प्रेशर का डायमेंशन नहीं आता वो क्या होता है फॉर्मूला प्रेशर का? सर फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का होता है एम एल टी -2, एरिया का होता है एल स्क्वायर। ओके बेटा, तो हम यहाँ पे डायमेंशन ऑफ आर एच एस जब निकालने जाएंगे बेटा, आर एच एस का डायमेंशन कैसे निकालेंगे? सर आर एच एस का डायमेंशन निकालेंगे स्क्वायर रूट पी। पी का डायमेंशन कितना है? एम एल -1 टी -2। और बेटा अगर हम रो का डायमेंशन लिखें, रो क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है बेटा? मास पर यूनिट, और मास पर वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम। तो एम एल की पावर 3, एम एल की पावर 3 का मतलब क्या है बेटा? स्क्वायर रूट एम से एम कट गया, यहाँ हो जाएगा बेटा एल, जब हमारा ये सॉरी एल -3 होगा बेटा, यहाँ पे एल -3, एल -3 ऊपर जाएगा तो एल की पावर 2 टी की पावर -2, स्क्वायर रूट से निकलेगा बेटा। तो डी एच एस का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा? डी एच एस का वैल्यू एल टी -1। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं डी एल एच एस इक्वल टू डी आर एच एस। डी एल एच एस इक्वल टू डी आर एच एस, डी एल एच एस इक्वल टू डी आर एच एस बेटा। तो यहाँ से हमारे पास बन गया कि ये भी वेलोसिटी ऑफ वेव जो ये फॉर्मूला हमारा बिल्कुल करेक्ट है बेटा। आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं बेटा हम। अब हमारे पास बेटा होता है कि इक्वेशन सी इक्वल टू एक इक्वेशन मान लेते हैं हम, यहाँ पे क्वेश्चन मान लेते हैं, क्वेश्चन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अब हमें देखना है बेटा मेरा लेफ्ट हैंड का डायमेंशन क्या है और राइट हैंड का डायमेंशन क्या है। यहाँ पे ये भी टर्म्स होता है सर u क्या है, v क्या है। तो u हमारा होता है फाइनल वेलोसिटी। क्या होता है बेटा? फाइनल वेलोसिटी। v फाइनल वेलोसिटी। u कितना होता है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी में क्या आ जाएगा?
एल टी माइनस वन। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा बेटा सर एल टी माइनस वन। ओके, ए क्या है, ए मेरा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा एल टी माइनस टू। क्या होता है बेटा एल टी माइनस टू। तब हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा आप डी एल एच एस। डी एल एच एस कितना आएगा बेटा सर एल टी माइनस वन। डी आर एच एस, डी आर एच एस, डी आर एच एस कितना हो जाएगा सर एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस टू इंटू टी। तो बेटा एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन तो आएगा कितना एल टी माइनस वन। ये मेरा डी डायमेंशन ऑफ आर एच एस आ गया। जब डायमेंशन ऑफ आर एच एस तो हम ये कह सकते हैं ये डायमेंशन इक्वल होगा दिस डायमेंशन के। जब ये डायमेंशन इस डायमेंशन के इक्वल होगा बेटा, जब ये डायमेंशन इस डायमेंशन के इक्वल होगा तो ये फॉर्मूला हमारा डायमेंशनली करेक्ट है। ओके बेटा, आगे बात करते हैं बेटा। क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दो जगह लगी है। एक ये कि दो सेम डायमेंशनल क्वांटिटीज ऐड होती हैं, तो सेम डायमेंशनल क्वांटिटीज ऐड होती हैं। देखिए दो सेम डायमेंशनल क्वांटिटी, इसलिए मैंने ये कर दिया, इसलिए बोला कि आर एच एस जो है एल एच एस के बराबर है। एक बार नहीं दो दो बार डायमेंशन का फॉर्मूला हमारा लगा है। क्या नाम है होमोजेनिटी ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगी है बेटा, डायमेंशन की प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर हम क्लास 9 में पढ़ा होगा तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में एस क्या होता है बेटा डिस्टेंस। क्या होता था डिस्टेंस। डी एल एच एस, एस क्या हो जाएगा बेटा एल। अब डी आर एच एस में ये देखेंगे बेटा यू टी सर एल टी माइनस वन इंटू टी प्लस एल टी माइनस टू, क्योंकि एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू होता है, और टी स्क्वायर। बेटा यहाँ टी का टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस वन प्लस वन में, तो क्या आएगा एल आएगा। यहाँ स्क्वायर में है बेटा माइनस टू है, तो यहाँ पे एल आएगा। क्या हो जाएगा बेटा एल। तब हम ये कह सकते हैं डी आर एच एस, डी आर एच एस क्या कह सकते हैं बेटा डी आर एच एस। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया डी एल एच एस इक्वल टू डी आर एच एस, और डी एल एच एस इक्वल टू डी आर एच एस, यानी ये फॉर्मूला क्या है डायमेंशनली करेक्ट है बेटा। ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है हमारा। आइए अब हम बात करते हैं अपने आगे नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस की ओर चलते हैं बेटा। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं बेटा, हमारे पास है एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ है बेटा वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग इक्वल टू 1/2L स्क्वायर रूट टी बाई म्यू बेटा। इस ये क्या है यहाँ पे म्यू, ये हमारा है मास पर लेंथ। ये मास पर लेंथ है तो इसका डायमेंशन कितना होगा सर एम एल माइनस वन। कितना होगा एम एल माइनस वन। अब ये दोनों करेक्ट है कि नहीं है हमें ये देखना है बेटा। हम पहले देखते हैं क्या डी एल एच एस। डी एल एच एस में वेलोसिटी क्या होगी बेटा एल टी माइनस वन। अब बात करते हैं बेटा डी आर एच एस। डी आर एच एस में 1/L तो कितना आ जाएगा बेटा एल आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट टी। टी होता है यहाँ टेंशन, चलिए टी की बात कर लेना। टी यानी टेंशन, टेंशन यानी बेटा टेंशन में भी टेंशन का जो डायमेंशन होता है फोर्स का डायमेंशन होता है। टेंशन लिख रखा फोर्स ही बेटा, तो टेंशन का जो डायमेंशन होगा वो फोर्स का डायमेंशन होगा। तो हम यहाँ पे टेंशन का डायमेंशन लिखेंगे क्या एम एल टी माइनस टू। तो हो जाएगा बेटा हमारे पास एम एल
t-2 डिवाइडेड बाई ml-1। अब बेटा m से m कट गया, l ऊपर जाएगा, ये l ऊपर जाएगा बेटा, यहाँ पे l हमारा ऊपर जाएगा, तो यहाँ से ये जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर l² t-2। अगर हम इसको स्क्वायर रूट से निकालेंगे बेटा तो क्या आएगा l t-1। l से l ये कट गया बेटा, तो मेरा DHS एंड डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड कितना है -t की पावर -1, सॉरी -t की पावर -1। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं DLHS डज नॉट इक्वल टू DLHS डज नॉट इक्वल टू DRHS। RHS अगर DLHS DRHS के बराबर नहीं है बेटा, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज नॉट करेक्ट, दिस इक्वेशन इज नॉट करेक्ट या इट इज इनकरेक्ट। ये क्या है बेटा इनकरेक्ट है। इतनी बात क्लियर हुई। तो अभी तक हम जो भी डायमेंशन के तीन हमारे पास डायमेंशन एनालिसिस के बेटा तीन हमारे पास लॉ थे, यानी तीन इसके एप्लीकेशन थे। पहला एप्लीकेशन था कि बेटा हमें क्या करना होता है, हम एक यूनिट सिस्टम से अगले यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट होते हैं। दूसरा हमारे पास क्या बेटा डायमेंशन की हेल्प से हम यहाँ पे सॉल्व चेक कर रहे हैं कि कोई इक्वेशन सही है कि नहीं है बेटा। ओके, हम यहाँ पे डायमेंशन की हेल्प से यह सारी बातें चेक कर रहे हैं। तो ये हम क्या कह सकते हैं बेटा डायमेंशनली ये इनकरेक्ट है। अब हमारे पास बेटा क्या है कि अब हमने यहाँ पे डायमेंशन के सारी बातें पढ़ ली हैं। अब डायमेंशन की सारी बातें पढ़ ली, तो अब हम यहाँ पे एक चीज़ पढ़ते हैं बेटा, क्या ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा बेटा, ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशन। अगर आपको याद हो कि मैंने डायमेंशन के आपको तीनों जो एप्लीकेशंस हैं वो पढ़ा दिए। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ड्रॉबैक या बोल सकते हैं लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ड्रॉबैक बोलो या लिमिटेशन बोलो कि ये सारी लिमिट्स उसमें एप्लीकेशंस में नहीं आती बेटा। पहला लॉ, पहला क्या है बेटा इसमें, वी कैन नॉट determine the value of, जो हम कांस्टेंट मानते थे बेटा, we cannot determine the value of constant। तो लास्ट डे आपको याद हो हमने हर लेक्चर में जितने भी माना है सब में कांस्टेंट मानते थे, आज भी कांस्टेंट मान सकते थे बेटा। तो उन कांस्टेंट की वैल्यूज को हम एक्सेप्टेबल नहीं होती है, यानी उनकी वैल्यूज को हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। अगर हमने देखिए काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी का जब फॉर्मूला ड्राइव किया, तो वहाँ पे जब कांस्टेंट प्रोपोर्शनल आता है, कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट की वैल्यू को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, नहीं बता सकते इसका कांस्टेंट की वैल्यू क्या है बेटा। दूसरा लॉ बेटा, दूसरा लिमिटेशन क्या है, दूसरा लिमिटेशन है बेटा, इफ लेफ्ट हैंड का डायमेंशन हमारा राइट हैंड के डायमेंशन के इक्वल हो, वी कैन नॉट determine whether formula is correct or not। बेटा हम ये नहीं बता सकते कि फॉर्मूला, यानी डायमेंशनली वो फॉर्मूला तो करेक्ट है, पर वो नेचर में ऐसा कोई लॉ है कि नहीं है ये हम नहीं बता सकते। ये बात के बस हम यहाँ से ये बात कह सकते हैं बेटा, वी कैन ओनली टेल इट इज डायमेंशनली करेक्ट। करेक्ट हम क्या कह सकते हैं बेटा, ये कह सकते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, बस इतना बता सकते हैं।
अगला पॉइंट बेटा, अगला पॉइंट हमारे पास है बेटा, वी कैन नॉट ड्राइव द फॉर्मूला विथ टर्म, वी कैन नॉट ड्राइव फॉर्मूला विथ टर्म cos थीटा sin थीटा tan थीटा या a की पावर x, e की पावर x या log, इन सब पे हम वे फॉर्मूले को ड्राइव नहीं कर सकते। और चौथा है बेटा, वी कैन नॉट ड्राइव फॉर्मूला लाइक बेटा ऐसे फॉर्मूले जिनमें दो टर्म्स हो, u प्लस ए टी, यानी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ऐसे फॉर्मूले हम ड्राइव नहीं कर सकते कि इसमें दो टर्म्स हैं, तो इन तरह के फॉर्मूले को यहाँ पे हम डेरिवेशन में यूज़ नहीं कर पाते बेटा, हम इनको ड्राइव नहीं कर पाते। ये 4-5 जो हमारी है लिमिटेशन ऑफ क्या बेटा, डायमेंशन, ए डायमेंशन की हमारी लिमिटेशन है। तो यहाँ पे हमने बेटा डायमेंशन को लगभग पूरी तरह से पढ़ लिया, ये हमने आपको पूरी तरह से डायमेंशंस को पढ़ा दिया। लेकिन आपका काम है कि बेटा अब इनके बेसिस पे, डायमेंशन के बेसिस पे और क्वेश्चंस करिए। और मैं आपको अभी इसके 2-4 लेक्चर्स, अभी जब ये पूरा चैप्टर एंड हो जाएगा, अभी हम एरर पढ़ाएंगे, एरर के बाद सिग्निफिकेंट नंबर्स पढ़ाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर के बाद राउंड ऑफ पढ़ाएंगे। तब ये पूरा चैप्टर सब कंप्लीट हो जाएगा, तो हम आपको कम से कम 50 क्वेश्चन PYQ के टाइप्स, PYQ और PYQ क्वेश्चंस, लगभग 50 क्वेश्चंस जो आपके अलग अलग स्कूलों में आए होंगे, वो सारे स्कूलों का क्वेश्चंस कलेक्ट करके, या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए होंगे उनके क्वेश्चंस को कलेक्ट करके आपको इनके कम से कम मैं आपको 40 से 50 क्वेश्चन डायमेंशन एनालिसिस, एरर और सिग्निफिकेंट और राउंड ऑफ के मैं 50 क्वेश्चन आपको लास्ट तक मैं कराऊंगा। अब नेक्स्ट हम जब वीडियोस डालेंगे क्लास 11 की डायमेंशन एनालिसिस में, यानी ये यूनिट एंड मेजर में, वहाँ हम स्टार्ट करेंगे बेटा एरर्स। ओके, आज की वीडियो के लिए बेटा धन्यवाद। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और बेटा साथ साथ आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप इसके साथ क्या करते जाइए बेटा, नोट्स को अपने बनाते जाइए। आप अपनी स्कूल नोट्स में आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, आप क्वेश्चंस को ही लिख सकते हैं। अगर आपको थ्योरी अगर आपके सर ने लिखा रखी है तो आप इन क्वेश्चंस को ही कंटिन्यू करके लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बेटा, धन्यवाद।